हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीरो टू हीरो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपको सुनाएंगे गब्बर गाथा। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज थे। जी हाँ, थे बोलना पड़ेगा क्योंकि कल उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और बीते कई सालों से वे भारतीय टीम से बाहर थे और बहुत कोशिश कर रहे थे कि भारतीय टीम में फिर से जगह बना पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल ऐसा दिन आया जब उन्होंने सुबह सुबह एक वीडियो बनाया, 1 मिनट 17 सेकंड का वो वीडियो, जिसमें 2 कोच के नाम भी लेते हैं। उनके बचपन के जो 2 कोच थे, मदन शर्मा जी और तारक सिन्हा, उनका नाम लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को शुक्रिया बोलते हैं कि मैंने भारत के लिए खेला, ये मेरे लिए गर्व की बात थी और काफ़ी ज़्यादा गर्व वहाँ पे वे दिखाते हैं कि मैंने भारत के लिए खेला, ये बहुत बड़े मेरे लिए गर्व की बात है। और उसके बाद थैंक्स बोलते हैं सबको, फैंस को बोलते हैं, परिवार को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं और भारतीय क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए गब्बर अलविदा कह के चले जाते हैं। I'm announcing my retirement from international and domestic cricket. दोस्तों, आज पूरी की पूरी गब्बर गाथा आप सभी को हम सुनाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गाथा क्यों हम कह रहे हैं। ये गाथा इसलिए कहा जा रहा है कि इस कहानी में बहुत कुछ है। इस कहानी में आपको संघर्ष दिखाई देगा, मेहनत दिखाई देगी, जुनून दिखाई देगा, उसके बाद धैर्य दिखाई देगा, फिर प्यार, मोहब्बत, फिर उसके बाद धोखा, फिर भारतीय क्रिकेट टीम का साम्राज्य, भारतीय क्रिकेट टीम के सम्राट कह सकते हैं कि बने, और फिर भारतीय टीम से बाहर भी हो जाते हैं और लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहते हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर गब्बर कभी भी टीम में जगह नहीं बना पाते हैं। और अब फाइनली 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद जब वे टीम में जगह नहीं बना पाए तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और बहुत ही खुश हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रिग्रेट वहाँ पे धवन ने दिखाया हो। हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा फील्ड पे हमेशा खुश दिखाई देते हैं, हैप्पी रहते हैं, स्माइल उनकी बहुत ही प्यारी है। तो इसी तरह से अलविदा भी उसी अंदाज़ में कह के गए हैं कि मैं खेला भारत के लिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है और पीछे सिर्फ यादें हैं और अब ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने की बारी है। तो आज पूरी की पूरी गब्बर गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, शिखर धवन की आज हम बात करेंगे जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज थे और भारतीय क्रिकेट टीम को पिछले 10-12 सालों में बहुत बड़ा योगदान वे देके गए हैं। मिस्टर आईसीसी भी उन्हें कहा जाता है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले 10-12 सालों में जितने भी खिलाड़ी भारतीय टीम में खेले हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहाँ पे शिखर धवन का रहा है। चाहे वो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं और इसके बाद 2015 के विश्व कप में बहुत ही बढ़िया वहाँ पे परफॉर्मेंस वे देते हैं। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में वे शानदार प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। उसके बाद 2019 के विश्व कप में अच्छा खेलते हैं, लेकिन सेमीफाइनल मैच से पहले वे चोटिल हो जाते हैं। उसके बाद टीम से उन्हें बाहर होना पड़ता है, बहुत ही सीरियस एक इंजरी उनको होती है। शायद उस विश्व कप में अगर शिखर धवन खेलते तो शायद भारत उस विश्व कप में कुछ और हो सकता था, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार भारत की शुरुआत थी। भारत लगातार अच्छा खेल रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में जाके न्यूजीलैंड से भारत हार जाता है। उस मैच में शिखर धवन नहीं खेलते हैं, लेकिन उस टूर्नामेंट में जितने भी मैच वे खेले हैं शानदार परफॉर्मेंस उनका वहाँ पे रहता है। उसके बाद 2021 में हम सभी जानते हैं कि उनका अपनी वाइफ, जिनका नाम आयशा मुखर्जी है, उनसे तलाक हो जाता है और 2022 से ही वे टीम से बाहर हो जाते हैं। शुभमन गिल वहाँ पे उनकी जगह लेते हैं। अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे शुभमन गिल करते हैं और लगभग 2 साल से वे टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। और दोस्तों, हम उन्हें हैप्पी रिटायरमेंट करेंगे, हैप्पी रिटायरमेंट उनको हम बोलेंगे और ज़िंदगी के नए पड़ाव पे वे जा रहे हैं, ज़िंदगी के नए इम्तिहान में वे कदम रखने वाले हैं। तो हम ज़रूर उनको बहुत सारी गुड विशेष अपनी देंगे और जितना वे सफल भारतीय क्रिकेट टीम में हुए हैं, अपने आने वाली ज़िंदगी में भी वे ज़रूर उतना ही सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के रोचक तथ्यों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के तमाम संघर्षों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के छुपे हुए चीज़ों के बारे में। दोस्तों, शिखर धवन का जन्म 5 दिसंबर 1985 को दिल्ली में होता है। उनके पिता का नाम महेंद्र पाल धवन होता है और उनकी माँ का नाम सुनैना पाल धवन होता है। वे एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी एक बहन है जिसका नाम श्रेष्ठा है, जिनकी शादी
2017 में हुई। तो दोस्तों दिल्ली में वे रहते हैं और बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। काफ़ी ज़्यादा धुआंधार बल्लेबाजी वे बचपन से ही किया करते थे, गली क्रिकेट खेला करते थे। उनके पिताजी को क्रिकेट बहुत पसंद था और वे मोटिवेट करते थे धवन को, शिखर धवन को शुरू से ही कि भाई तुम्हें क्रिकेट पसंद है तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो और बढ़िया से तुम इसके लिए तैयारी करो। शिखर धवन अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करते हैं और सिर्फ 12वीं तक ही वे पढ़े हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की और पूरा ध्यान अपना क्रिकेट पर लगाया। और दोस्तों वे जब स्कूल में थे तो वहीं से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनके शुरुआती जो कोच थे वो मदन शर्मा थे। उन्होंने पहले मदन शर्मा जी से कोचिंग ली। उसके बाद उनके पिताजी के कहने पे वे सोनेट क्रिकेट क्लब में भर्ती हो जाते हैं। मात्र 12 साल की उम्र में वे उस क्लब में भर्ती होते हैं और वहाँ पर वे तारक सिन्हा जी से अपनी क्रिकेट की बारीकियाँ सीखते हैं। दिल्ली के बहुत ही फेमस कोच तारक सिन्हा जी होते हैं और धवन को शुरुआत से वे क्रिकेट सिखाते हैं। शुरुआत में विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे शिखर धवन, लेकिन तारक सिन्हा जी ने उन्हें मना किया कि नहीं, तुम्हारी बैटिंग बहुत अच्छी है और तुम्हें सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। तो वे विकेट कीपिंग छोड़ते हैं और अपनी बैटिंग पे फोकस करते हैं, लगातार अच्छा खेलते हैं। दोस्तों थोड़ी दिनों के बाद में उनका चयन दिल्ली की अंडर 16 टीम में हो जाता है। ये बात 1998 के आसपास की होती है जब उनका चयन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए हो जाता है और वे दिल्ली के लिए खेलते हैं, जिसके बाद बहुत ही काफ़ी सराहनीय प्रदर्शन वहाँ पे उनका रहता है। उसके बाद साल 2000 में भी वे विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हैं और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन वहाँ पे उनका रहता है। और इसके बाद भारतीय अंडर 17 टीम में उनका चयन हो जाता है और ये बात लगभग 2002 के आसपास की होती है। एशिया कप के लिए वहाँ पे टीम जाती है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करती है। उस सीरीज़ में धवन का भी प्रदर्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। और दोस्तों थोड़ी दिनों के बाद दिल्ली की अंडर 19 टीम में उनका सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पे वे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं और इसके बाद साल 2004 में उनको भारतीय क्रिकेट टीम की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये बात 2004 के आसपास की होती है और जब वे विश्व कप खेलने के लिए भारतीय टीम में जाते हैं तो वहाँ पे शानदार प्रदर्शन शिखर धवन का रहता है और करीब 7 मैचों में वे 505 रन वहाँ पे बनाते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वहाँ पे बनते हैं। सबसे ज़्यादा रन उस टूर्नामेंट में बनाते हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की रणजी टीम में शामिल कर लिया जाता है, सीनियर टीम में शामिल कर लिया जाता है और 2005 के रणजी ट्रॉफी में वे दिल्ली के लिए खेलते हैं। दोस्तों यहाँ तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन शिखर धवन का रहता है और जाहिर सी बात है बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो अंडर 19 के बाद सीधा भारतीय क्रिकेट टीम में आ चुके थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 2008 में विराट कोहली अंडर 19 टीम में खेलते हैं, उसके बाद 2009 में उनका टीम में सिलेक्शन हो जाता है। चाहे रोहित शर्मा हो, 2006 के बाद 2007 में उनका सिलेक्शन टीम में हो जाता है। और भी ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन अंडर 19 के बाद में हो गया था, लेकिन शिखर धवन का सिलेक्शन यहाँ पे अंडर 19 के बाद भारतीय टीम में नहीं हुआ। वे लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। इसके बाद 2006 में वे दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं, चैलेंजर्स टूर्नामेंट खेलते हैं और दिलीप ट्रॉफी में वे दिल्ली के लिए खेलते हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार वहाँ पे रहता है। पहले ही रणजी सीजन में 2005-06 में वे करीब 400 से ज़्यादा रन वहाँ पे बनाते हैं और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनका उस टूर्नामेंट में दिल्ली की तरफ से रहता है। जिसके बाद 2007 में ही उन्हें दिल्ली की टीम का कप्तान बना दिया जाता है। अब उस दौरान गौतम गंभीर और भी तमाम क्रिकेटर जो उस समय दिल्ली के होते थे वे भी रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, तो वे शिखर धवन की कप्तानी के नीचे वहाँ पे खेला करते थे। और 2007 के रणजी ट्रॉफी में वे जब कप्तान रहते हैं तो उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेल रहे होते हैं, उनके साथ में खेलते हुए वे थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं और कप्तानी के बोझ तले उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे सही नहीं रहता है। और दोस्तों इसके बाद में वे चैलेंजर्स टूर्नामेंट में भारत के लिए खेलते हैं, ईरानी ट्रॉफी में वे भारत के लिए खेलते हैं। अब लगभग 2010 तक वे काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और इसके बाद जब 2008 में आईपीएल शुरू होता है तो आईपीएल के पहले संस्करण में उन्हें दिल्ली की टीम अपने साथ जोड़ती है। पहले सीजन में वे दिल्ली के लिए खेलते हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे रहता है। थर्ड टॉप स्कोरर वहाँ पे दिल्ली के लिए शिखर धवन रहते हैं और इसके ठीक 1 साल बाद दिल्ली उन्हें रिलीज़ कर देता है और 2009 में मुंबई इंडियंस उन्हें अपनी टीम में जोड़ता है। 2009 से 2010 तक मतलब 2 साल वे मुंबई के लिए खेलते हैं और उसके बाद 2011 में उन्हें डेक्कन चार्जर, उस समय जब टीम थी, उन्हें अपनी टीम में जोड़ती है और 2011 से लेके 2018 तक वे डेक्कन चार्जर और बाद में जो
सनराइजर्स हैदराबाद बनी, उनके लिए वे खेलते हैं। तो दोस्तों हम वापस अपनी कहानी पे वहीं से आते हैं। 2008-9 के समथिंग वे IPL खेलते हैं, ईरानी ट्रॉफी वे वहाँ पे खेलते हैं, शेष भारत के लिए वे वहाँ पे खेलते हैं, लेकिन अभी तक भी भारतीय क्रिकेट टीम में उनका चयन नहीं हुआ था। फिर दोस्तों 2010 में वो दिन आता है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें वनडे टीम में पदार्पण का मौका मिलता है। वे खेलते हैं और पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो जाते हैं। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही एक ख़राब शुरुआत हम कह सकते हैं कि वे इतने लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहला ही मैच खेलते हैं और 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में काफ़ी दिनों तक मौका नहीं मिलता है। दूसरी बार जब भी उन्हें मौका मिलता है तो उस सीरीज़ में भी वे फ्लॉप होते हैं। 2011 में उन्हें T20 क्रिकेट में भी पदार्पण का मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी वे फ्लॉप हो जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसी बीच में 2009 में फेसबुक पर उनकी दोस्ती होती है आयशा मुखर्जी से, जो कि मेलबर्न में रहती हैं। तो वे ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और फेसबुक पे उनकी पहचान शिखर धवन से होती है। और जब पहचान होती है तो शिखर धवन को ये पता चलता है कि आयशा पहले से मैरिड हैं और उनका तलाक हो चुका है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसका नाम एक का नाम रिया होता है और एक का नाम आलिया होता है। तो उनकी 2 बेटियां होती हैं, लेकिन शिखर धवन चूँकि उन्हें बहुत ही पसंद करते थे, उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप में तब्दील होती है और 2009 में ही वे सगाई कर लेते हैं। और वे आयशा मुखर्जी से समय मांगते हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने करियर को थोड़ा सा सेटल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ। जिसके बाद 2010 में फिर उनका ODI और T20 में डेब्यू होता है, लेकिन प्रदर्शन वहाँ पे खास नहीं रहता है। जिसके बाद दोस्तों वे 1-2 सालों तक संघर्ष करते हैं और 2012 में शिखर धवन वहाँ पे आयशा मुखर्जी से शादी कर लेते हैं, जबकि वे पहले से तलाकशुदा थीं और शिखर धवन से 12 साल बड़ी थी उम्र में। बहुत सारे लोग उन्हें मना करते हैं, उनके फैमिली वाले वहाँ पे नाराज़ होते हैं कि यार तुम क्या कर रहे होगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी शिखर धवन सभी लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो अच्छी हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से वे अपने परिवार को कन्विंस करते हैं और 2012 में शादी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक शिखर धवन अभी पटरी पे उनका करियर नहीं आया था, वे टीम के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। अब 2011 के वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ चेंजेस होते हैं। हम सभी जानते हैं कि उस समय गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और बाकी तमाम खिलाड़ी जो कि अब एक एज फैक्टर से गुजर रहे थे, तो उन्हें टीम से रिप्लेस किया जा रहा था और उनकी जगह पे नए खिलाड़ियों को टीम में लेके आया जा रहा था। शिखर धवन वहाँ पे डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन्हें 2013 में वापस से टीम में जोड़ा जाता है और उन्हें टेस्ट टीम में जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें मौका मिलता है और दोस्तों पहला ही मैच वो शिखर धवन का होता है और सलामी बल्लेबाज के तौर पे वे टीम में खेलते हैं और 85 गेंदों पे वे अपना शतक पूरा कर लेते हैं। एक धमाकेदार शुरुआत वहाँ पे शिखर धवन के टेस्ट करियर की होती है। उस मैच में 171 गेंदों पर वे 187 रन बनाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड वहाँ पर बनता है। आज तक वो रिकॉर्ड कायम है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होती है शिखर धवन के टेस्ट करियर की, जिसके बाद उन्हें वनडे क्रिकेट में भी मौका मिलता है। और हम सभी जानते हैं 2013 में जब इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी की जाती है तो वहाँ पे शिखर धवन को बुलाया जाता है। उन्हें ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग के रिप्लेसमेंट के रूप में रखा जाता है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है। रोहित शर्मा जो कि 6वें-7वें नंबर पे उतरते थे, उस सीरीज़ में, उस चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन के साथ उन्हें ओपन करने का मौका मिलता है और धोनी ने यह एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया था। शिखर धवन, रोहित शर्मा ओपन करते हैं और क्या धमाकेदार वहाँ पे वनडे क्रिकेट का आगाज़ हम कह सकते हैं कि क्योंकि 2010 के बाद में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले थे, सिर्फ 1-2 ही मैच वहाँ पे खेले थे, लेकिन 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी से शिखर धवन खेलते हैं और इस सीरीज़ में वे शानदार परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं। 7 मैचों में 363 रन वहाँ पे बनाते हैं, करीब 2 शतक वहाँ पे लगाते हैं, 1 अर्धशतक वहाँ पे लगाते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है 2013 का और इस तरह से शिखर धवन की शुरुआत एक ओपनर के तौर पे वहाँ पे होती है। और दोस्तों लगातार शिखर धवन वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। 2015 के विश्व कप में वे अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं, शानदार नॉक वहाँ पे खेलते हैं, कई सारी सेंचुरीज वहाँ पे लगाते हैं। और इसके बाद जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम में जब उनका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर भी वे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रखते हैं और सबसे ज़्यादा रन वहाँ पे वे उस चैंपियंस ट्रॉफी में बनाते हैं। दोबारा आई थिंक वे गोल्डन बैट वहाँ पे जीतते हैं। 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम वहाँ पे फाइनल में पाकिस्तान से हार जाती है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस शिखर धवन का वहाँ पे शानदार रहता है।
दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद 2019 का विश्व कप होता है, वहाँ पे शिखर धवन खेलते हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनका वहाँ पे जारी रहता है, लेकिन सेमीफाइनल मैच से पहले उनको चोट लग जाती है और वे टीम से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हार जाती है। हम सभी जानते हैं जब 2019 का सेमीफाइनल में वो धोनी का वो रन आउट आज तक हमारे जहन से नहीं निकल पाया है, जिसके बाद भारतीय टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और वो विश्व कप हमारे हाथों से चला जाता है। एक समय उम्मीद थी भारत को कि शायद विश्व कप 2019 भारत जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और शायद शिखर धवन उस सीरीज़ में होते तो कुछ भी हो सकता था। दोस्तों वहाँ पे शिखर धवन नहीं खेल पाते हैं, लेकिन अब तक एक नाम जो कि शिखर धवन को मिल चुका था, गब्बर तो लोग उन्हें कहते ही थे, हम बताएंगे कि उन्हें गब्बर क्यों कहते हैं, लेकिन गब्बर के अलावा उन्हें मिस्टर आईसीसी का नाम भी मिल गया था, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफीज में शिखर धवन इतने कमाल के परफॉर्मेंस वहाँ पे देते थे और आज तक हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा औसत वाला खिलाड़ी शिखर धवन है, जिसने सबसे ज़्यादा औसत से आईसीसी टूर्नामेंट्स में रन बनाए हैं। करीब 65 से ज़्यादा का उनका एवरेज वहाँ पे है। उनके बाद विराट कोहली आते हैं, उसके बाद सचिन तेंदुलकर वहाँ पे आते हैं, तो ये रिकॉर्ड उनके नाम पर होता है। यहाँ तक काफ़ी चीज़ें अच्छी चलती हैं और 2019 में सनराइजर्स उन्हें रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद वापस से दिल्ली की टीम उन्हें खरीदती है। 2019 के आईपीएल में उन्हें खरीदा जाता है और दोस्तों इसके बाद 2019 में वे दिल्ली के लिए खेलते हैं और कमाल का परफॉर्मेंस वे वहाँ पे आईपीएल में करते हैं। करीब 500 से ज़्यादा रन उस सीज़न में वे दिल्ली के लिए बनाते हैं। 2020 के आईपीएल में वे फिर से दिल्ली के लिए खेलते हैं, इस बार 600 से ज़्यादा रन बनाते हैं। उसके बाद 2021 के आईपीएल में एक बार फिर से 500 से ज़्यादा रन वे बनाते हैं, 587 रन वहाँ पे 2021 के आईपीएल में बनाते हैं। लगातार 3 सीज़न में वे 500 से ज़्यादा रन वहाँ पे दिल्ली के लिए बनाते हैं और टॉप स्कोरर वहाँ पे तीनों सीज़न में बनते हैं। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी 2021 के बाद दिल्ली उन्हें रिलीज़ कर देता है और किंग्स 11 पंजाब उन्हें अपने साथ जोड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम वहाँ पे शिखर धवन को देते हैं। करीब 8 करोड़ से ज़्यादा की बोली वहाँ पे किंग्स 11 पंजाब उन पर लगाता है और करीब 8.25 करोड़ वहाँ पे शिखर धवन को दिए जाते हैं, अपनी टीम में वे जोड़ते हैं। और 2022 के आईपीएल में भी वे अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं, करीब 400 से ज़्यादा रन उस सीज़न में किंग्स 11 पंजाब के लिए वे बनाते हैं। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब के कप्तान भी वे बनाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं इस साल जब आईपीएल किया गया तो वे कप्तान थे, लेकिन चोट की वजह से उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी और पूरे का पूरे टूर्नामेंट में वे बाहर रहे। उनकी जगह सैम करन ने वहाँ पे कप्तानी की। दोस्तों 2021 तक वे दिल्ली के लिए खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से भी उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहता है, लेकिन अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आयशा मुखर्जी जो कि उनकी पत्नी थी, उनकी 2 बेटियाँ थी पहले से, जिनका नाम आलिया और रिया है, जो कि उनके पहले पति से उनकी जो दोनों बेटियाँ थी, उनको भी शिखर धवन अपने साथ उन्हें अडॉप्ट किया हुआ था, उन्हें रखते थे। लेकिन आयशा मुखर्जी जो कि एक किक बॉक्सर थी, वे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहती थी और वे पूरे तरह से यहाँ इंडिया में नहीं रहती थी और अप्रोच करती थी कि शिखर धवन भी ऑस्ट्रेलिया में आए, ऑस्ट्रेलिया में रहें, लेकिन अपने क्रिकेट करियर की वजह से शिखर धवन कभी भी उन चीज़ों के लिए एग्री नहीं होते थे। उसके बाद दोनों के बीच में किसी चीज़ों को लेके विवाद बढ़ता है और काफ़ी सालों तक शिखर धवन वहाँ पे संघर्ष करते हैं, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली 2021-22 में उनका डिवोर्स वहाँ पे आयशा मुखर्जी से हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है और अब कहा जाता है कि जोरावर से मिलने के लिए भी शिखर धवन को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, मिलने के लिए बहुत उन्हें मशक्क़त करना पड़ती है। ये वहाँ पे एक ख़राब फेज़ शिखर धवन की ज़िंदगी में 2021 के बाद आता है और दोस्तों हम सभी जानते हैं 2022 के बाद उन्हें टीम में भी नहीं चुना गया। जब शुभमन गिल टीम के अंदर आ जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहता है। शिखर धवन जो कि लगातार अच्छे खेलते हुए आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनका सीरीज़ में कोई ख़राब परफॉर्मेंस था, लेकिन कुछ पर्सनल कारणों की वजह से भी उनका शायद उस समय डाउनफॉल हो रहा था और कुछ 1-2 सीरीज़ में वे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से 2023 के वर्ल्ड कप से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। ये बहुत ही एक दुखद एक खबर शिखर धवन के लिए थी, क्योंकि वो उस वर्ल्ड कप को खेलना चाहते थे। शायद उनका वो आखिरी वर्ल्ड कप होता अगर वे खेलते तो, लेकिन उन्हें टीम में नहीं चुना गया। लेकिन इन चीज़ों से भी वे आहत नहीं हुए। उन्हें उम्मीद थी कि बाद में मैं टीम के अंदर जगह बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया। और फाइनली दोस्तों लगभग 2 साल के इंतज़ार के बाद
अब शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास की घोषणा कर दी है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान शिखर धवन एक सेल्फलेस क्रिकेटर के तौर पर जाने जाएंगे और हमेशा अपनी टीम के लिए खेले और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस उनके जारी रहे। सबसे तेज 2000, सबसे तेज 3000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड उनके नाम पर है। इसके बाद सबसे तेज 4000 और 5000 रन बनाने के मामले में वे विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट में 140 मैचों में 6000 रन बनाने वाले वे विश्व के 5वें बल्लेबाज हैं। और दोस्तों बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस वहाँ पे शिखर धवन का भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रहा है। करीब 167 मैच उन्होंने ओडीआई भारत के लिए खेले, जिसमें 6700 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, 17 शतक उन्होंने लगाए और 39 अर्धशतक उन्होंने वहाँ पे लगाए। 34 टेस्ट उन्होंने भारत के लिए खेले, जिसमें 58 पारियों में उन्होंने 2300 से ज़्यादा रन बनाए वहाँ पे और करीब 7 शतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं। और इसके अलावा उन्होंने 60 से ज़्यादा T20 मैचेस भारत के लिए खेले और 1700 से ज़्यादा रन उन्होंने भारतीय टीम के लिए T20 क्रिकेट में बनाए हैं। 2018 के कैलेंडर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी पे वे बने थे और जिसके बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों इसके अलावा आईपीएल की बात करें तो 217 मैच उन्होंने आईपीएल में खेले हैं और आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में वे दूसरे नंबर पे आते हैं। विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर वे आते हैं और करीब 6000 से ज़्यादा रन, इस समय 6600 से ज़्यादा रन उन्होंने आईपीएल के अंदर बनाए हैं। 50 से ज़्यादा अर्धशतक उन्होंने आईपीएल में लगाए हैं। बैक टू बैक 100 लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। दोस्तों कमाल के रिकॉर्ड्स वहाँ पे शिखर धवन बना के गए हैं। एक ओपनर के तौर पे उन्होंने रोहित शर्मा के साथ में जो साझेदारी की है वो सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बाद सबसे सफल जोड़ी मानी गई है। 117 इनिंग्स में 5000 से ज़्यादा रन उन दोनों ने साथ में मिलकर जोड़े हैं और 18 शतकीय साझेदारी उन दोनों ने साथ में मिलकर की है। तो दोस्तों कमाल का ये हम कह सकते हैं कि शिखर धवन का सफ़र था। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत ही लेट भारतीय टीम में जगह मिली। आज वे 38-39 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम को अलविदा कहते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड टाइम। और आई थिंक अब जब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स अब भारतीय टीम को युवा खिलाड़ी के तौर पर मिल चुके हैं तो अब शायद उनका अलविदा कहने का ये बहुत सही टाइम था। लेकिन हो सकता था कि वे भारतीय क्रिकेट टीम में रहते हुए उसे अलविदा कहते तो कुछ और बात होती, लेकिन तमाम खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन जो कि अंडर 19 क्रिकेट उन्होंने 2004 में खेला था, लेकिन उसके बाद उन्हें मौका मिलता है 2010 में, जब वे 25 साल के होते हैं, जब उन्हें ओडीआई क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। लेकिन उसके बाद भी 2-3 साल तक वे बाहर ही रहते हैं। फिर 2013 में उन्हें कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पर रखा गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 28 साल की उम्र के बाद वे भारतीय क्रिकेट टीम में एक्टिव होते हैं और करीब 10 साल भारतीय क्रिकेट टीम में लगातार वे खेलते हैं। उसके बावजूद इतने तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं, ये वाकई में सैल्यूट करने वाली बात है। शिखर धवन जो कि एक सेल्फलेस खिलाड़ी हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में हम कह सकते हैं दोस्तों कमाल के व्यक्तित्व उनका है। आज हम ढेरों उनके इंटरव्यूज़ को देखते हैं तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के तौर पे शिखर धवन दिखाई देते हैं। फिटनेस को हम देख सकते हैं कि कितना फिट वे अपने आप को रखते हैं। शुरुआत से अपने आप को उसी फिटनेस में वे मेंटेन किए हुए हैं। चाहे उनके लुक्स की बात की जाए तो कमाल का लुक्स उनका मेंटेन है। तो एक स्थिरता दिखाई देती है चीज़ों में। फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा वैसे दिखाई देते हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक और उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही कमाल का दिखाई देता है। लेकिन असल ज़िंदगी में दोस्तों देखिए कितना बड़ा उनके साथ में वो धोखा हुआ। एक ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने शादी की जो उनसे उम्र में 12 साल बड़ा था। उसकी शादी हो चुकी थी, वो तलाकशुदा था और उनके 2 बच्चे थे, उनको भी अपनाया। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ वो चीज़ें गलत हुई। काफ़ी ज़्यादा उनके उस रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही उनके साथ में वो धोखे वाली बात हुई है। और लेकिन दोस्तों शिखर धवन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने फील्ड पे तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने आप को गब्बर दिखाया है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्थिर करते हैं और बहुत ही काम तरीके से उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ थी उसको भी मैनेज किया है। आज वे रिटायर हो गए हैं। हम उन्हें बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं जो उन्होंने मेमोरीज़ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो आई थिंक वो हमेशा हमारे साथ वो बनी रहेगी और हम ग्रेटफुल हैं कि हमने उनकी इतनी सारी प्यारी प्यारी नॉक्स को हमने देखा है और उम्मीद करते हैं कि अब जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अगला कदम बढ़ाया है, अगला चैप्टर जो उनका शुरू हुआ है वो भी अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों ये थी गब्बर गाथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वो भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, आपके लिए तमाम और भी लोगों के बारे में वीडियो लेकर आ सकें। मिलेंगे एक और कड़क और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।